बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएनबीसी आवाज की बिग बजट एक्सक्लूसिव खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, आने वाले बजट में पेंशन स्कीम को लेकर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनपीएस में रिटायरमेंट पर फंड का 40% एन्युटी में निवेश करने की शर्त हटाई जा सकती है। तो इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं आने वाले बजट में किस तरह से पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, जितने भी मौजूदा पेंशन प्रोडक्ट हैं उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार इस बार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसको अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इसमें खास तौर से जो मैच्योरिटी के वक्त यानी रिटायरमेंट के समय पर 40% अभी एन्युटी में निवेश करने की बाध्यता है उसको खत्म की जा सकती है। इससे सब्सक्राइबर अपने मन मुताबिक 60 वर्ष की उम्र के बाद किसी दूसरे प्रोडक्ट में निवेश कर सकेंगे, क्योंकि अभी एन्युटी में जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है। दूसरा जो ईपीएफ सिस्टम है उसमें अभी जो मिनिमम पेंशन है 1000 रुपये, उसको बढ़ाकर 5000 रुपये किया जा सकता है। इससे बहुत सारे जो EPS 95 के कर्मचारी हैं उनको फायदा मिलेगा। और तीसरी बात, जो मौजूदा यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, जिसको हाल में ही सरकार ने नोटिफाई किया है, इसको लेकर इसको राज्य किस तरह से ज़्यादा अपना सकें, इसके लिए सरकार राज्यों को इंसेंटिव भी दे सकती है। हालांकि अभी तक सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र ने इसको अपनाया है, तो लिहाजा अगर ज़्यादा से ज़्यादा राज्य इसको अपनाते हैं तो राज्य सरकार के कर्मचारी भी जो मौजूदा एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं वो भी आराम से यूपीएस में शिफ्ट हो सकेंगे, ट्रांसफर हो सकेंगे। लिहाजा सरकार यूपीएस को लेकर भी कई बड़े ऐलान बजट में कर सकती है। जी, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो आने वाले बजट में वित्त मंत्री का फोकस महंगाई काबू करने पर भी हो सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री दालों, खाद्य तेलों, प्याज, टमाटर की महंगाई को काबू में रखने के लिए पीएम आशा स्कीम के बजट के आवंटन में इजाफा कर सकती है। तो इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं अब असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं महंगाई को कम करने के लिए बजट में क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दाल, खाद्य तेल और टमाटर प्याज की महंगाई सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। जब भी इनके दाम बढ़ते हैं सरकार टाइम पर इंटरवीन करती रही है। सरकार इसके लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी लेकर के आई है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी है इसके लिए। सरकार ने करीब 5 ऐसी स्कीम्स है जिनको की मर्ज करके पीएम आशा के अंदर डाल दिया था। पिछले साल जो वित्त मंत्री है उन्होंने पीएम आशा स्कीम के लिए करीब 6000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया था। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस साल ये बजट बढ़ करके 2 गुना हो सकता है, करीबन 12000 करोड़ रुपए का फंड इसके अंदर मिल सकता है। खासतौर पर कि सरकार ये तैयारी करी है कि जितनी भी दालें हैं उनकी एमएसपी पर खरीदारी की जाए, जिसका फायदा किसानों को मिल सके और जब जरूरत पड़े तो इन किसानों की खुले बाजार के अंदर उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री की जा सके। टमाटर प्याज के जब दाम बढ़े थे तो सरकार ने तब भी इंटरवीन किया था, टमाटर प्याज खरीद करके उनकी सस्ती दरों पर बिक्री की थी। खाद्य तेलों को भी वही हिसाब है। सोयाबीन के जब दाम गिरे थे तो सरकार ने किसानों से सोयाबीन खरीदी थी। तो पीएम आशा एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है जिसको कि सरकार आगे बढ़ा चढ़ा करके पेश करना चाहती है। तो इसके लिए एक बड़ा वित्तीय फंड आपको एलोकेशन देखने को मिल सकता है। इससे सरकार को लगता है कि जो किसान है उनको भी सपोर्ट किया जा सकेगा और जो उपभोक्ता है उनकी भी महंगाई से रक्षा की जा सकेगी। तो एक बजट में आप एक बड़ा एलोकेशन इसके ऊपर आता हुआ देख सकते हैं। जी, शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीएनबीसी आवाज की बजट यात्रा में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों, सेक्टर के लोगों की आवाज, वो क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से। और इसी कड़ी में आज जानते हैं कि फार्मा सेक्टर वित्त मंत्री से बजट में क्या उम्मीद कर रहा है। फार्मा इंडस्ट्री के कुछ लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने, आइए आपको दिखाते हैं। फार्मा इंडस्ट्री की बजट से क्या विषय, आइए हम जानते हैं। बताइए सर, आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से। सरकार ने हाल ही में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में फेरफार किया है और एक नया रिवाइज शेड्यूल में इंट्रोड्यूस करा है, जिसके तहत फार्मा उत्पादकों को अपने कारखानों को अपग्रेड करना रहेगा, जिसमें निवेश की ज़रूरत है। और उसके लिए सरकार ने जो RPTUS स्कीम इंट्रोड्यूस की है उसमें केवल 10% कैपिटल सब्सिडी दी है। ये हमारी फार्मा लघु उद्योग की तरफ से डिमांड है कि ये एटलीस्ट 20% बढ़ा दी जाए, जिससे हमको सहारा मिले। आप क्या कहेंगे। हाँ जी, हेल्थ केयर बजट इंप्रूव करने की जरूरत है और पेशेंट बेनिफिट उसमें ज्यादा मिल सकता है। इफ यू लुक एट द पेशेंट पर पेशेंट हेल्थ केयर एलोकेशन, तो इंडिया में $6 पर पेशेंट होता है, जो एडवांस कंट्रीज लाइक US में $80 है। तो वो हिसाब से कंपैरिजन में तो बहुत कम है, मगर उसको 3 to 4% भी इंक्रीज मिल जाए
तो पूरी मीन्स कंट्रीज को तो बेनिफिट होगा, हर पेशेंट को बेनिफिट होगा, और डेफिनेटली इट विल इनडायरेक्टली बेनिफिटेड टू द इंडस्ट्री ऑल्सो। कुछ और प्रतिक्रिया लेते हैं। आप क्या चाहेंगे वित्त मंत्रालय से? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट एलोकेट किया हुआ है, पर उसको हमको इंक्रीज करना चाहिए इस सेंस में कि अभी इंडिया में क्रॉनिक डिजीजेस का चलन बहुत बढ़ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते अगर पेशेंट्स के पास खुद का एक मेडिकल पासपोर्ट बोल सकते हो या आधार जैसा एक मेडिकल कार्ड होना चाहिए या नंबर होना चाहिए कि जिससे पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पुल आउट कर सके कहीं पे भी बैठे बैठे। तो अगर कोई पेशेंट अहमदाबाद में है, अगर वो चेन्नई में उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, तो उनको रिलेटिव्स या उनके नज़दीक वालों को जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और पेशेंट की हिस्ट्री पुल आउट हो सकती है कि क्या दवाई ले रहे हैं, कितने टाइम लेना है, कैसा खाना खाना है। आप क्या कहेंगे? R&D को प्रमोट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को हमको डिडक्शन अगर ज़्यादा हमको मिल जाए, जो पहले 200% होता था, जो अभी वापस 100% कर दिया है, वो वापस 250-300% करना चाहिए, जिसकी वजह से R&D बढ़ेगा, स्पेशली MSMEs में बढ़ेगा, और जिसकी वजह से वो नई दवाइयाँ पेशेंट तक पहुँच पाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्रालय इन सुझावों पर जरूर से अमल करेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। अब बात करते हैं हमारी खास मुहिम की, मेरा बजट मेरी आवाज, और आपको सुनाते हैं दर्शकों की तरफ से भेजी गई कुछ बजट विशेस। My expectations from the forthcoming financial budgets are as follows. Want tax concessions on Ayurveda, naturopathy, homeopathy. Because when you're convalescing post-surgeries or post-serious ailments, these treatments are very important for longevity, immunity and vitality. All the above treatments are very, very important to cleanse you, regulate and fortify you. So please, most of these treatments go towards the senior citizens. So kindly give us tax concessions. So kindly give us tax concessions for Ayurveda, naturopathy, homeopathy and yogic treatments. कमिंग बजट को लेके हम लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये एक प्रो बिजनेस, प्रो इकोनॉमी और प्रो फाइनेंशियल मार्केट्स बजट होने वाला है। हमें लगता है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसका ग्रोथ रेट काफी कम हुआ है पिछले 3 क्वार्टर्स में, और हम 8% से सीधे ही 6% के नीचे चले गए हैं। और प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो इस टाइम सफर कर रही है। जो प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेक्स है वो काफी डाउन है, और एक इकोनॉमिक सेंटिमेंट को जो है बूस्ट देने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हमें पूरी आशा है कि सरकार इन सारे इश्यूज को इस बजट में एड्रेस करने वाली है, और उसके लिए जो है आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बूस्ट देखेंगे, जहां पे कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, इन सब के ऊपर फोकस होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बजट विश भी CNBC आवाज के जरिए वित्त मंत्री तक पहुंचे, तो इसका तरीका बेहद आसान है। बस आपको अपने स्मार्टफोन से 90 सेकंड तक का एक वीडियो बनाना है। बेहतर होगा आप वीडियो बनाते वक्त अपने स्मार्टफोन को वर्टिकल मोड में रखें, और साथ ही साथ HD क्वालिटी जरूर सिलेक्ट करें, और वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7045220000 पर भेज दें। आपको बता दें कि वीडियो भेजते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आप अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। साथ ही साथ आप जो वीडियो भेजेंगे ये ना सिर्फ CNBC आवाज बल्कि हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, X और YouTube पर भी पोस्ट किया जाएगा।
अब आपको देते हैं मार्केट का पूरा अपडेट। आखिरी घंटे में बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा। दिन के ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हुई। आज के बाजार में सेंसेक्स 535 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 128 पॉइंट की बढ़त के साथ दिखाई दिया। सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 610 पॉइंट और निफ्टी ऊपरी स्तर से करीब 180 पॉइंट फिसल कर बंद हुए। तो मार्केट की पूरी डिटेल्स अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं, आज बाजार में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति रही, ऐसे में किन सेक्टर में तेजी थी और कहां सुस्ती? तो डेफिनेटली आज हफ्ते का जो दूसरा कारोबारी दिन है, हमें वहाँ पे एक उतार चढ़ाव तो देखने को मिला है। लेकिन बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर। बजाज फाइनेंस में करीबन 4.5% की तेजी देखने को मिली है। आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं। साथ ही साथ एक्सिस बैंक में भी 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बैंकिंग पैक में हमें अच्छा खासा तेजी देखने को मिली है, क्योंकि आरबीआई की जो कमेंट्री आई है उसका रिफ्लेक्शन सीधा बैंकिंग शेयर में गया है। श्रीराम फाइनेंस और साथ ही साथ बजाज फिनसर्व में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है आरबीआई की कमेंट्री के बाद। गिरने वाले शेयर में सन फार्मास्यूटिकल, ब्रिटानिया, हिंडाल्को, ग्रासिम। अगर हम देखेंगे तो पूरे के पूरे फार्मा शेयर में आज एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जो ट्रंप की तरफ से कमेंट्री आई है टेरिफ हाइक को लेके, उसका सीधा रिफ्लेक्शन मेटल्स में और साथ ही साथ फार्मा शेयर में दिखा है। मिड कैप की बात करी जाए तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में 6% की तेजी, बैंक ऑफ इंडिया, जुबिलेंट फूड वर्क और एयू स्मॉल फाइनेंस भी अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुए हैं। यानी कि बैंकिंग पैक यहाँ पे लीड कर रहा है। गिरने वालों में पेट्रोनेट एलएनजी, बीएससी लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी और फेडरल बैंक में आज हमें गिरावट देखने को मिली है। डिक्सन टेक्नोलॉजी में तो बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप को लेके जो इंपोर्ट पे टेरिफ हाइक को लेके ट्रंप ने बात कही है, वहां से सीधा सीधा इंपैक्ट यहां पे दिखाई दिया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो बाजार के जाने माने फंड मैनेजर और 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ प्रशांत जैन मिड कैप स्मॉल कैप की गिरावट से हैरान नहीं है। उनका कहना है कि इससे आगे भी निवेशक सावधान रहे। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि लार्ज कैप शेयर्स में अब बड़ी गिरावट का खतरा नजर नहीं आता। पिछले 4 महीनों में एक बहुत पेनफुल पीरियड भी देखा, जिसमें खास तौर से मिड कैप और स्मॉल कैप की बहुत ब्रूटल पिटाई हुई है। आप कैसे देख रहे हैं इस फेज को? क्या हर्ट कर रहा है मार्केट को सबसे ज्यादा? नहीं अनुज, ये मेरे ख्याल से अपेक्षित था और हम लोग तो लगातार 6 महीनों से अपनी हर कमेंट्री में, हर प्रेजेंटेशन में, हर इंटरव्यू में कह ही रहे थे कि जो स्मॉल और मिड कैप्स में वैल्यूएशंस है ये सस्टेनेबल नहीं है। और देखिए आईपीओ मार्केट में भी दिख ही रहा था कि जो आईपीओ के वैल्यूएशंस थे वो बहुत एक्सेसिव हो गए थे, और खास तौर से और आप देखेंगे आईपीओ में सप्लाई बहुत ज्यादा थी, और वो इसीलिए थी क्योंकि वैल्यूएशंस इतने एक्सपेंसिव थे। तो शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स के लिए, पी के लिए बहुत फायदे की चीज है कि इतने महंगे वैल्यूएशंस जो सस्टेन कर रहे थे उस पर आप बेच सके। तो मेरे ख्याल से इसमें मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं कि स्मॉल मिड कैप्स में फाइनली अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल मिड कैप्स एज अ कैटेगरी का जो रिटर्न है वो लार्ज कैप से ज्यादा है। हुआ क्या था कि कोविड में जब बाजार घटा था, तो अगर लार्ज कैप 30-40% घटे तो स्मॉल मिड कैप 70-80% घट गए थे। और जब 20 की वैल्यू वापस नॉर्मल होने पे 100 पे जाती है, तो या 30 की वैल्यू तो वो 200-300% का रिटर्न दिखता है, और लार्ज कैप में वही रिटर्न 30-40% का दिखा। और देखिए आज जैसे 20 करोड़ डीमैट अकाउंट है, उसमें से लगभग 75% कोविड के बाद खुले। मतलब इन इन्वेस्टर्स ने कोविड के पहले के जो मार्केट का साइकिल था उसका उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए लोगों ने अनुमान लगाया कि कोविड के लो से कि स्मॉल मिड कैप में जो ज्यादा रिटर्न आया वो सस्टेनेबल है, और इसीलिए उधर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से इसको कभी ना कभी करेक्ट होना था, और अभी वही दौर चल रहा है। अब सवाल यह है कि अब वो जो कोविड के बाद का जो नया इन्वेस्टर आया, जिसने लगातार इस मार्केट में सिर्फ पैसा डाला है और सिर्फ अपसाइड देखी है, अब वो करे क्या इस मार्केट में? पहले तो अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में क्या करे, और दूसरा अब इस लेवल पर क्या करे? देखिए सबसे पहले मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए कि जो बाजार का उनका हाई प्राइस था वो दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि वो हाई प्राइस को हम मेमोरी में रखते हैं तो हम आज भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो हमको आज की जो प्राइस है उसी को इवेलुएट करना चाहिए कि क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये कंपनी मजबूत है, और अगर कंपनी स्ट्रांग है और वैल्यूएशन रीजनेबल है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं।
लेकिन एक चीज मैंने और देखी कि जो इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज में हम लोग देखते हैं वो डाइवर्सिफाइड नहीं होते बिल्कुल भी, बहुत लॉपसाइडेड पोर्टफोलियोज होते हैं। जो भी थीम या जो भी कंपनीज अच्छी लगी तो एक थीम में, दो थीम में, या 2, 5, 10 शेयर्स में पूरा पोर्टफोलियो होता है। तो मेरे ख्याल से वो निवेश करने का सही तरीका नहीं है। तो हमको क्वालिटी ऑफ कंपनी के साथ, वैल्यूज के आज के वैल्यूएशन के साथ हमको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी सही रखना चाहिए। और मैंने ऐसा देखा है कि 60 से 70% किसी भी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स का होना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए उचित है। और अगर आपके पास स्मॉल मिड कैप की मात्रा बहुत ज्यादा है और ऐसे कंपनीज है जिनकी सही समझ नहीं है, जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, जिनके वैल्यूएशंस अच्छे नहीं है, तो हमको अपने रिस्क को कम करना चाहिए। जो आज का भाव है उसी को हमको अपनी लागत मान के सही निर्णय लेना चाहिए। तो बाजार की गिरावट से आप परेशान हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाजार में गिरावट खरीदारी का शानदार मौका है, ये कहना है मॉर्गन स्टैनली के रिदम देसाई का। रिदम देसाई की स्ट्रैटेजी रिपोर्ट के हाइलाइट्स बता रहे हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। बिल्कुल, और रिदम देसाई यानी मॉर्गन स्टैनली के जो स्ट्रैटेजी हेड है, इन्होंने एक बड़ा रिपोर्ट आज पब्लिश किया है जहां उनको लगता है कि भारत में घबराने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टर्स को। जो करेक्शन आ रहा है वो एक हेल्दी करेक्शन है, बुल मार्केट ख़त्म नहीं हो गया है। इनफैक्ट उनको लगता है कि जो करेक्शन हुआ है बाज़ार में, जो गिरावट हुई है, ये खरीदारी का मौका बन रहा है। ऑब्वियसली अगर आप बॉटम की बात करें तो बहुत डिफ़िकल्ट है बॉटम बताना कि किस लेवल पे मार्केट बॉटम होगा, लेकिन क्लियरली ये मार्केट प्राइस जो है, ये इंडेक्स का जो लेवल है, ये बिल्कुल ही खरीदारी करने लायक है। इनफैक्ट इनको लगता है कि ग्रोथ के सराउंडिंग जो कंसर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं एड्रेस होंगे, आगे जाके ग्रोथ पिकअप होगा जीडीपी साइड पे, और जो यूनियन बजट है, जो आरबीआई के ठोस कदम है, उससे कहीं ना कहीं आगे जाके ग्रोथ को एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट इनको लगता है कि प्राइवेट फाइनेंशियल्स यानी जो प्राइवेट बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, यहाँ रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल हो चुका है। ग्रोथ के लिए क्या चीज़ें हैं जो आगे जाके मॉर्गन स्टैनली को अच्छी लग रही हैं? इनको लगता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का जो केपेक्स है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, आगे जाके ये बढ़ने वाला है, जिससे ग्रोथ वापस आएगी। इसके अलावा जो फंडामेंटल है इंडियन इकोनॉमीज़ के, ये इंटैक्ट है, कंजम्पशन पिकअप होगा। आरबीआई के जो लिक्विडिटी मेजर्स हैं, रेट कट की जो बातें हैं, इसको कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट माना जाएगा आगे जाके। और कहीं ना कहीं जो स्टेज है ये सेट हो चुका है ब्रॉडर मार्केट में भी एक रिवर्सल होने का। तो कहीं ना कहीं खरीदारी के मौके बन रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, रिस्क है, कहीं ना कहीं पॉलिसी अगर फेल हो जाती है, यूएस का जो ट्रेड वॉर है इंटेंसिफाई हो जाता है, तो ये ग्लोबल खतरे रहेंगे। लेकिन क्लियरली भारत पे वो काफ़ी बुलिश हैं, और पहले भी कहा उन्होंने कि बुलिश उनका व्यू है, और यहाँ भी इनको लगता है कि खरीदारी के मौके भारतीय बाजारों में बन रहे हैं। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं, इसकी जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरी लंबी बातचीत हुई, अगले महीने वो व्हाइट हाउस आ रहे हैं। भारत के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। बता दें, दोनों देशों ने वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने पर हामी भरी थी। ओडिशा में मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्सर्ट इकोनॉमी पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने मुंबई और अहमदाबाद में आयोजित कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की तस्वीरें देखी होंगी। ये दर्शाता है कि भारत में लाइव कॉन्सर्ट की भी अपार संभावनाएं हैं। कॉन्सर्ट इकोनॉमी पर आगे बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े आर्टिस्ट भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कॉन्सर्ट इकोनॉमी से टूरिज्म तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ बड़ी संख्या में जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने मुंबई और अहमदाबाद में हुए कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की शानदार तस्वीरें देखी होगी। ये इस बात का प्रमाण है कि लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए भारत में कितना स्कोप है। दुनिया के बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कंसर्ट इकोनॉमी से टूरिज्म भी बढ़ता है और बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होती है। मेरा राज्यों से, प्राइवेट सेक्टर से आग्रह है कि कंसर्ट इकोनॉमी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें।
जरूरी स्किल्स पर फोकस करें। चलिए अब आपको बता दें, कर्नाटक सरकार आज मुंबई में इन्वेस्टर्स के बीच रोड शो कर रही है। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल शाम को मुंबई के सेंट रिजेस होटल में मुंबई के उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही उनके सामने निवेश के मौकों पर भी चर्चा करेंगे। ये रोड शो कर्नाटक में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 की तैयारियों के तहत किया जा रहा है। आज के रोड शो में राज्य सरकार उद्योगपतियों के सामने निवेश के लिए कर्नाटक में उपलब्ध संसाधनों का प्रेजेंटेशन भी देगी। साथ ही मंत्री पाटिल के साथ उद्योग और व्यापार विभाग के प्रमुख अधिकारी भी प्रेजेंटेशन देंगे। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। चीन के डीप सीक एआई ने दुनिया भर की टेक कंपनियों को चिंता में डाल दिया है। क्या है डीप सीक एआई, वाकई इतने कमाल का है? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली के चुनावी दंगल की, जिसमें दिल्ली चुनाव में यमुना के जहरीले पानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। यमुना में जहर को लेकर अरविंद केजरीवाल और हरियाणा सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना में जहर घोलने का आरोप लगाया, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बयान पर केजरीवाल का भी जवाब आया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो केस से नहीं डरते। ये तो सीओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस। केजरीवाल के बयान को लेकर बीजेपी ने चौतरफा अटैक कर दिया है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने यमुना में जहर के आरोपों को लेकर केजरीवाल पर बड़ा हमला किया है। आइए आपको दिखाते हैं। 10 साल तुम्हारा राजा दिल्ली में रह गया, तुम यमुना साफ नहीं कर सके और दूसरों पर दोषारोपण करते। यमुना जहां से दिल्ली में प्रवेश करती है, आप इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ले आओ, सारा मीडिया ले आओ, वहाँ का बीओडी चेक कर लो और दिल्ली में जाने के बाद ओखला का बीओडी चेक कर लो। अब वो जो बड़ा है, वो जो दिल्ली का गंद है, वो तो हमने साफ नहीं करना, वो तो केजरीवाल ने साफ करना है, जो इसने नहीं किया। तो केजरीवाल के आरोप पर जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित का कहना है कि या तो केजरीवाल सबूत पेश करें या फिर हरियाणा की पुलिस उन पर एक्शन ले। आप इतना बड़ा झूठ बोल दें कि जहर क्योंकि आ रहा था, हम जहर की सफाई कर रहे थे, इस कारण से हम पानी आपको नहीं दे पाए। दिखाइए कोई एक्टिविटी दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। क्यों नहीं हरियाणा सरकार इस पर एक्शन ले रही है? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन ले रही है? इलेक्शन कमीशन जो हर छोटी मोटी चीज पर कूद पड़ता था, कहां गई वो आज?
वहीं इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांगा है। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का हवाला देते हुए आतिशी ने अमोनिया का स्तर 7 गुना बढ़ने का दावा किया है। आतिशी ने चुनाव आयोग से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने ये भी लिखा कि अमोनिया के स्तर को कम करने के लिए हरियाणा यमुना में साफ पानी छोड़े। वहीं हरियाणा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के दावों को दिल्ली जल बोर्ड ने सिरे से नकार दिया है। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कारण यमुना में अमोनिया के बढ़ते स्तर की बात गलत और बेबुनियाद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ स्नान को लेकर जो बयान दिया था उसके बाद राजनीतिक हलचल तेज है। खड़गे ने कुंभ में बीजेपी नेताओं के स्नान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी विवादित बयान दिया। अब खड़गे के बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया है और कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया है। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। तो दिल्ली में जहरीली यमुना को लेकर क्यों छिड़ा है संग्राम और गंगा स्नान को लेकर कांग्रेस क्यों है परेशान? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।